हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। जहाँ तक कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्रकाश चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा प्रकाश किसे कहते हैं और उसके बारे में प्रकाश के गुणों के बारे में जाना, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जाना और ये नियम कितने प्रकार के होते हैं और उन नियमों के बारे में हमने चर्चा की। और आज की क्लास में हम दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। दर्पण, अगर कोई स्टूडेंट्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द ही पहुंचे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो दर्पण एक चिकना समतल सतह होता है। दर्पण क्या होता है? एक चिकना समतल सतह होता है जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है और जो है ना, जिसका एक भाग क्या होता है, रंगा होता है, उसे ही दर्पण कहा जाता है। तो दर्पण का परिभाषा हम क्या बोलेंगे? वैसा चिकना या समतल सतह। क्या बोलेंगे? वैसा चिकना या समतल सतह जो परावर्तन के नियमों का पालन करता हो और तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा होता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हमारा हो गया समतल दर्पण, दूसरा हमारा हो गया गोलीय दर्पण और तीसरा हमारा हो गया परवलय दर्पण। समतल दर्पण कहते किसको है? तो समतल दर्पण के बारे में हम जानते हैं कि समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। समतल दर्पण का नाम से ही स्पष्ट होता है, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? समतल दर्पण। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सीधा, काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर बनता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा अनंत होती है। ये परीक्षा में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। उसके बाद समतल दर्पण में जो कोई वस्तु भी वेग से आ रही है, कोई वस्तु अगर भी वेग से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु का प्रतिबिंब 2v स्पीड से होता है। अगर समतल दर्पण में कोई वस्तु v स्पीड से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कितना? 2v स्पीड से बनेगा। ठीक है। समतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है, अगर वस्तु की दूरी जितना होती है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी के बाद समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु है यहाँ खड़ी, और अगर इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी जो बनेगी वो दोनों बराबर होगी। ठीक। उसके बाद समतल दर्पण में वस्तु की जो ऊंचाई होती है, जितनी ऊंचाई का वस्तु होता है उतनी ही ऊंचाई का हमारा प्रतिबिंब भी होता है। तो समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। एक बार हम फिर से बता देते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाता है, अच्छे से समझ लीजिए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा, काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी वो हमेशा अनंत होती है। समतल दर्पण में भी वेग से आने वाली वस्तु 2v स्पीड से हो जाती है। 2v स्पीड से हो जाती है। अगर कोई वस्तु v स्पीड से आ रही है तो प्रतिबिंब में उसकी दूरी 2v स्पीड से हो जाती है। और कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड वेग से आ रही तो वहीं उसका प्रतिबिंब में दूरी क्या बोले? 2 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 2 गुना, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होता है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है और समतल दर्पण में जो वस्तु की ऊंचाई होती है वही प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। अर्थात समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है। अब आगे बात हम करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण कहते किसको है? तो नाम से ही, इसमें भी गोलीय दर्पण नाम से ही स्पष्ट होता है, गोलीय दर्पण कहते तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? एक खोखले गोले का भाग हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? गोलीय दर्पण। और ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
पहला हमारा हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हमारा हो गया अवतल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कहते किसको है? तो उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। क्या बोलेंगे परिभाषा में? गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभड़ा हो, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभड़ा हो, उसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। उसको हम नहीं सॉरी उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को कभी ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तल दर्पण को कभी कभी हम अपसारी दर्पण के नाम से भी बुला लेते। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है ये आगे क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम ये बताएंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। और याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और ये कैसे होती है इसकी चर्चा भी हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है। उसी प्रकार अब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण जहाँ जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उत्तल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह के साथ बाहर की ओर उभड़ा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण में परावर्तक सतह कहाँ हो, बाहर अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अवतल मतलब अ मतलब अंदर, उ मतलब उभड़ा हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ। ठीक। तो अगर उत्तल दर्पण को हमने बताया कि उसे अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, वहीं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। वहीं अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। ये परीक्षा में क्या कहते हैं अंतर प्रश्न में ये आपका पूछा जाएगा। ठीक है। अब आगे बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ हम मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। गोलीय दर्पण एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे। पहले बिंदु के बारे में हम ध्रुव के बारे में चर्चा करते हैं। ध्रुव कहते किसको? तो ध्रुव कहते किसको है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसे ध्रुव कहते हैं। कोई गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसे ध्रुव कहते हैं। और इसे किससे सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है। इसे पी से सूचित किया जाता है। अब वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र का। इसे सी से सूचित किया जाता है। ध्रुव को पी से और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र कहते हैं किसको? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है। अब वक्रता त्रिज्या कहते किसको है? तो वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, कहाँ की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? आर से। अब फोकस किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के जो है ना मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का गोलीय दर्पण का फोकस कहा जाता है। उसे उस बिंदु को गोलीय दर्पण का क्या कहा जाता है? फोकस। और फोकस को छोटी एफ से सूचित किया जाता है। फोकस को किससे? छोटी एफ से सूचित किया जाता है। ठीक। अब फोकस दूरी के बारे में हम चर्चा कर लेते। फोकस दूरी कहते किसको है? चलिए, फोकस दूरी हुआ गोलीय दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। और इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एफ से और फोकस को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव, कहाँ से? ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं द्वारक। द्वारक कहते किसको है? तो द्वारक हो गया हमारा गोलीय दर्पण की मोटाई, गोलीय दर्पण जितना मोटा होता है उसे ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक। दर्पण के द्वारक के बारे में हमने समझ लिया।
अब हम समझते हैं क्या गोलीय दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उन प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। उनका निर्माण के लिए 4 आरेखों को पढ़ना आवश्यक होता है। गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो 4 आरेख किरण आरेख के नियम का पालन करता है। तो पहला हमारा किरण आरेख हुआ, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ से गुजरेगी, याद रखिएगा हमेशा फोकस से ही होकर गुजरेगी, हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। उसी प्रकार अब गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से जो होकर आने वाली प्रकाश की किरणें होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद वो पुनः उसी रास्ते क्या होते हैं, वह पुनः उसी रास्ते लौट जाती है। ठीक है, वह पुनः उसी रास्ते लौट जाती है। कहाँ, वक्रता केंद्र से जो आती है, और जो मुख्य अक्ष से होकर आती है वो फोकस से होकर गुजरती है, और जो वक्रता केंद्र से होकर आती है वो पुनः उसी रास्ते लौट जाती है। वहीं तीसरी किरण आरेख के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरी किरण आरेख होता है गोलीय दर्पण के जब फोकस से उसको गुजारा जाता है तो वो कहाँ चले आते हैं, वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आकर मिलते हैं, वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आकर मिलते हैं। क्या कहा, गोलीय दर्पण के फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है, मुख्य अक्ष के समांतर मिलती है। ठीक, और चौथा किरण आरेख हमारा इम्पोर्टेंट हो गया, जो है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से होकर जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती वो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती, वो इधर उधर नहीं जाते। गोलीय दर्पण के जो ध्रुव पर आपतित होती है किरण वो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए क्या होती है, वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब निर्माण में हमने पहले पढ़ा क्या कि मुख्य अक्ष की जो समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी तो वो वक्रता जो केंद्र से होकर जाएगी वह उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। वहीं गोलीय दर्पण के फोकस से जो होकर गुजरेगी किरणें वो मुख्य अक्ष के समांतर है, और जो ध्रुव से होकर आपतित किरणें गुजरेंगी वो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए क्या करेगी, वापस लौट जाएगी अपने। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगी तो वो अगला क्लास अवश्य देखें, और मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।